Hello and welcome my dear students. Today we will study about tense, but before starting the tense you will have to understand about time, verb and then tense, and what is correlation among them. इनके बीच में क्या correlation है उसके बारे में हम जानेंगे. उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. तो थोड़ा सा मैं इंट्रोडक्शन दे देता हूँ इनके बारे में, लेकिन मैंने पहले बता चुका हूँ लेकिन फिर भी मैं बता रहा हूँ. व्हाट इज़ टाइम, कि टाइम क्या होता है. टाइम के बारे में मैंने बताया था. टाइम तीन होते हैं. एक तो होता है प्रेजेंट टाइम, एक होता है पास्ट टाइम और एक होता है फ्यूचर टाइम. टाइम कितने प्रकार का होता है? तीन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. लेकिन टेंस के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया और अगेन मैं ये बता रहा हूँ कि टेंस हमारे पास दो ही हैं. एक तो होता है प्रेजेंट टाइम और एक होता है पास्ट टेंस. टेंस हमारे सामने दो ही हैं, एक तो प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस. लेकिन टाइम की जब बात करें हमारे पास तो टाइम तीन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. कभी कभी हम कंफ्यूज करते हैं कि टाइम तीन है तो टेंस भी तीन हो गए, लेकिन नहीं. जो फ्यूचर जो टेंस हम पढ़ते हैं वो इसके साथ टाइम को कोरिलेट करके पढ़ते हैं, लेकिन एक्चुअल में हमारे पास जो टेंस है वो दो ही हैं, प्रेजेंट एंड पास्ट, और हम इन्हीं के बारे में पढ़ेंगे. देखो, टाइम के बारे में एक चीज़ बताऊं तो टाइम जो है एक नॉन फाइनाइट एलिमेंट है. कौन सा एलिमेंट है? नॉन फाइनाइट एलिमेंट. और जब टेंस की बात करें तो टेंस एक फाइनाइट एलिमेंट है. फाइनाइट इट मीन्स ये सीमित है, और जो टाइम है वो क्या है? नॉन फाइनाइट है. इसका मतलब असीमित है. कहने का मतलब ये है टाइम जो है अपने पहले से भी एग्जिस्ट करता था, अभी भी एग्जिस्ट करता है और बाद में भी एग्जिस्ट करेगा. लेकिन टेंस जो है वो दो ये फाइनाइट है. टेंस तो हम कभी भी पढ़ सकते हैं, कभी भी फिनिश करते हैं, लेकिन टाइम कभी भी फिनिश नहीं होगा. देयर इज़ नो एंड ऑफ टाइम. इसीलिए टाइम और टेंस दोनों एक चीज़ नहीं है, दोनों बहुत ही डिफरेंट थिंग्स है. और टेंस के बारे में मैंने बताया था, टेंस ऑलवेज शोज टाइम. टेंस हम इसलिए पढ़ते हैं कि जो टाइम है उसका हम पता लगा सके, इसीलिए हम क्या करते हैं? टेंस को पढ़ते हैं. तो टेंस तो एक हमारे सामने फाइनाइट एलिमेंट है और टाइम क्या है? नॉन फाइनाइट है. नॉन फाइनाइट का मतलब देयर इज़ नो एंड ऑफ टाइम. टाइम का कोई भी एंड नहीं है. हम रहे ना रहे टाइम तो एग्जिस्ट करेगा इस वर्ड में. फिर मैंने आपको बताया था वर्ब के बारे में. वर्ब के बारे में जो मैंने आपको चीज़ें बताई थी, मैंने कहा वर्ब क्या है? एक एक्शन वर्ड है. और वर्ब की मैंने कितनी फॉर्म्स बताई थी आपको? 5 फॉर्म्स बताई थी. और उन 5 फॉर्म्स में मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? प्रेजेंट फॉर्म होगी. सेकंड जो फॉर्म होगी वो पास्ट फॉर्म होगी. थर्ड जो फॉर्म होगी वो कौन सी होगी? परफेक्टिव. फोर्थ जो होगी वो कौन सी होगी? प्रोग्रेसिव. और जो फिफ्थ फॉर्म है उसे हम बोलते हैं इन्फिनेटिव फॉर्म. और फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू ये जो चारों जो फॉर्म है, प्रेजेंट, पास्ट, परफेक्टिव और प्रोग्रेसिव, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम द टेंस पॉइंट ऑफ व्यू, और इसके बारे में हम पढ़ेंगे. देखो, मैंने आपको बताया था टाइम तो नॉन फाइनाइट एलिमेंट है और टेंस क्या है? फाइनाइट एलिमेंट है. अच्छा, टेंस को हम टाइम को फाइनाइट बनाने के लिए हमने इसमें जोड़ा आस्पेक्ट. मैंने कहा आस्पेक्ट भी कितने होते हैं? 2 आस्पेक्ट है हमारे सामने. एक तो आस्पेक्ट होता है परफेक्टिव और एक जो आस्पेक्ट होता है वो कौन सा होता है? प्रोग्रेसिव. तो हमारे सामने टेंस भी कितने हैं? 2, प्रेजेंट एंड पास्ट. और आस्पेक्ट भी कितने हैं? 2, परफेक्टिव एंड प्रोग्रेसिव. आपने पढ़ा ही होगा, सबसे पहले जो टेंस होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये जो का टेंस है. फिर होता प्रेजेंट परफेक्टिव टेंस, फिर होता प्रेजेंट प्रोग्रेसिव होता है, फिर होता प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. तो कहने का मतलब टेंस के जितने भी पार्ट्स हैं वो किससे बनते हैं? टेंस प्लस आस्पेक्ट, इन्हीं से हमारे चारों पार्ट क्या बन जाते हैं. और पास्ट की बात करें तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्टिव, पास्ट प्रोग्रेसिव एंड पास्ट परफेक्ट प्रोग्रेसिव. इस प्रकार हमारे प्रत्येक टेंस के कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट्स हैं. तो यहाँ तो ये हुआ बेसिक इंट्रोडक्शन कि टाइम क्या होता है, वर्ब क्या होती है और टेंस क्या होता है. टेंस हमारे सामने 2 है, प्रेजेंट एंड पास्ट. टाइम हमारे सामने 3 है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर. और टेंस के बारे में मैंने बताया था टेंस ऑलवेज शोज टाइम. ये टाइम को शो करता है. जैसे प्रेजेंट टेंस की बात करें तो प्रेजेंट टेंस प्रेजेंट टाइम को तो शो करता ही करता है, लेकिन ये पास्ट टाइम को भी शो करता है, फ्यूचर टाइम को भी शो करता है. और ये हम पढ़ेंगे किसमें? हमारे टेंस के टॉपिक में. तो अब हम स्टार्ट करते हैं
पहला टेंस और वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट। देखो पहला जो हमारा टेंस है वो है भले कि तो प्रेजेंट सिंपल या हम कह सकते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट। ये हमारा क्या है फर्स्ट टेंस है। देखो मैंने आपको बताई थी फॉर्म ऑफ वर्ब्स में मैंने कहा था फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट, सेकंड इज ऑलवेज पास्ट, थर्ड इज ऑलवेज परफेक्टिव एंड फोर्थ इज ऑलवेज प्रोग्रेसिव। तो जब प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में मैंने कहा प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट। इसका मतलब जो प्रेजेंट सिंपल है उसमें हमेशा मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फर्स्ट फॉर्म आएगी। और इंग्लिश में आपने बेसिक स्ट्रक्चर देखा था सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये किसी भी सेंटेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर होता है। और जो सबसे एसेंशियल पार्ट जो होता है किसी भी सेंटेंस का वो क्या होती है वर्ब। और यहाँ पर प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट, इसका मतलब प्रेजेंट टेंस में या प्रेजेंट सिंपल टेंस में हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही काम आएगी। ये दिमाग में आपका माइंड में क्या होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। पहले क्या आएगा सब्जेक्ट और बाद में क्या आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखो लेकिन एक चीज़ वो है कभी कभार मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस भी लगता है। ये आपके दिमाग में ये भी क्या होना चाहिए क्लियर होना चाहिए। लेकिन ये ऐसे ई एस कब लगता है उसके बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। देखो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट और कभी कभार क्या लगता है एस या ई एस। और ये क्या होता है स्ट्रक्चर, क्या होता है स्ट्रक्चरल सेंटेंस का, किसमें प्रेजेंट सिंपल में। देखो एस जो है एस रिप्रेजेंट करता है किसको, सब्जेक्ट को। किसको रिप्रेजेंट करता है सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट मतलब डूअर, किसी भी कार्य को करने वाला, उसे हम क्या बोलते हैं सब्जेक्ट। हिंदी में बोलता करता और इंग्लिश में बोलते हैं डूअर, मतलब किसी भी कार्य को जो करने वाला होता है वो कौन होता है सब्जेक्ट होता है। अब देखो आगे हम बात करें कि सब्जेक्ट का काम कौन कौन कर सकता है। तो सब्जेक्ट का काम एक तो नाउन कर सकता है और एक कौन कर सकता है प्रोनाउन। ये दोनों क्या कर सकते हैं सब्जेक्ट का काम। तो नाउन की बात करें तो नाउन क्या है, नाउन बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में मैंने पहले भी बताया हुआ, नाउन इज़ अ नेमिंग वर्ड, मतलब जिस किसी का भी नाम है वो किस में आएगा नाउन में। और प्रोनाउन किसे कहते हैं, प्रोनाउन कहता है रिप्लेसेस या रिप्लेस ए नाउन। प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड है जो किसको रिप्लेस करता है नाउन को, मतलब संज्ञा के स्थान पर यूज होने वाला शब्द क्या कहलाते हैं प्रोनाउन। प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन, उसे हम क्या बोलते हैं प्रोनाउन। और नाउन और प्रोनाउन दोनों किसका काम करेंगे, सब्जेक्ट का काम कर सकते हैं और सब्जेक्ट का काम ये करते हैं फर्स्ट। देखो लेकिन मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ कभी कभार एस या ई एस आता है, और ये जो एस या ई एस डिपेंड करता है वो किस पे डिपेंड करेगा, सब्जेक्ट पे। यदि हमारा जो सब्जेक्ट है वो यदि सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब हमारा यदि सब्जेक्ट ही, शी, इट या नेम, इन चारों में से कोई भी अगर सब्जेक्ट का काम करता है, यदि किसी का नाम या ही, शी, इट और नेम ये करता है, तो इसके साथ अपन मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाएंगे, एस या ई एस। लेकिन एस या ई एस कब नहीं लगेगा, जब आई, वी, यू और दे यदि सब्जेक्ट के रूप में ये काम करें तो ये मेन वर्ब की केवल और केवल फर्स्ट फॉर्म के साथ आएंगे, इसके साथ एस या ई एस नहीं लगेगा। अब इन दोनों का मैं एक एक एग्जाम्पल बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा शी ड्रिंक्स टी, और फिर मैंने कहा आई ड्रिंक टी, वह चाय पीती हैं और मैं चाय पीता हूँ। देखो मैंने क्या लिया शी, और शी लिया, मैंने कहा ही, शी, इट और नेम यदि सब्जेक्ट के रूप में हो और ये अपना क्या है सब्जेक्ट, यदि ये चारों सब्जेक्ट में रूप हो तो मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगेगा, एस या ई एस, और मैंने लगा दिया एस या ई एस। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे हो और हमारे सामने क्या है आई है सब्जेक्ट के रूप में, तो यहाँ पर एस या ई एस नहीं लगेगा। ये सिंपल सा फंडा है। तो प्रेजेंट सिंपल में सबसे पहले बात जो आपको ध्यान में रखने लगे हैं वो है कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर, कि प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। तो क्या होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस ई एस प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने कहा था प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट एंड सेकंड इज ऑलवेज पास्ट।
इसका मतलब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में आएगी? प्रेजेंट सिंपल में। पहले आएगा सब्जेक्ट, बाद में आएगा ऑब्जेक्ट। लेकिन कभी कभार ऐसे एस इसके साथ लगता है, और वो कब लगता है? यदि नाउन के रूप में ही, शी, इट और नेम हो तो क्या लगेगा? मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे एस। लेकिन यदि सब्जेक्ट के रूप में आई, वी, यू और दे हो तो केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और ये दोनों जो एग्जाम्पल है वो इसी के हैं। ये तो हमारे दिमाग में सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या होता है। अब हम आगे बात करते हैं कि एक्चुअल में प्रेजेंट सिंपल होता क्या है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो, प्रेजेंट सिंपल को समझाने के जो 2-3 तरीके हैं वो मैं समझा देता हूँ। सबसे पहले बात ये ध्यान में रखो, मैंने कहा कोई सा भी टेंस हो वो किसको शो करता है? टाइम को शो करता है। और प्रेजेंट सिंपल एक ऐसा टेंस है जो ये तीनों टाइम को शो करता है। तीनों जो टाइम है, इसका मतलब 3 टाइम। कौन सा? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस टाइम के तीनों पार्ट को, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर टाइम को ये क्या करता है? शो करता है। अब ये कैसे शो करता है, किन सेंटेंसेस में इनका यूज़ होता है, कैसे इनका यूज़ होता है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। देखो, मैं एक चार्ट के थ्रू बता रहा हूँ कि तीनों जो टाइम होते हैं वो कैसे रिफ्लेक्ट होते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने कहा जैसे टाइम कौन सा है? प्रेजेंट। अभी जब मैं वर्तमान में यहाँ मैं खड़ा हूँ, अभी हम किसकी बात करते हैं? प्रेजेंट। और जो कल बीत गया है, येस्टरडे, वो हमारी किस बात करता है? पास्ट की। तो पास्ट हमेशा क्या आ गया? पहले। और नेक्स्ट अगला ये आएगा, क्या आएगा? फ्यूचर। तो हमारे सामने 3 टाइम हो गए, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। देखो, जो प्रेजेंट है, मैं कहता हूँ नाउ। नाउ का मतलब मैं अभी की बात कर रहा हूँ, तो जो प्रेजेंट है वो किसको शो करता है? नाउ को। फ्यूचर जो नेक्स्ट, अगले की बात करता है। और जो पास्ट है ये किसकी बात करता है? देन की। अब देखो, नाउ ये हो गया प्रेजेंट टाइम, नेक्स्ट ये हो गया फ्यूचर टाइम, और देन ये हो गया हमारा पास्ट का टाइम। और इन तीनों के थ्रू मैंने क्या कहा? प्रेजेंट सिंपल जो टेंस है ये तीनों टाइम को शो करता है, प्रेजेंट को, पास्ट को एंड फ्यूचर को। और ये करता कैसे शो है, उसी के बारे में हम क्या करेंगे? बात करेंगे। देखो, प्रेजेंट सिंपल की सबसे बड़ी बात है कि ये 3 चीज़ों को शो करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इवेंट प्रेजेंट की। किसकी बात करेंगे हम? इवेंट प्रेजेंट की। सेकंड जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे यूनिवर्सल ट्रूथ की। किसकी बात करेंगे? यूनिवर्सल ट्रूथ की। और थर्ड जो हम बात करेंगे वो है हैबिचुअल ट्रूथ या हैबिचुअल प्रेजेंट। इसका मतलब मोटे तौर पर जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है जो तीनों टाइम को शो करता है वो 3 विशेषताएं उसकी। एक तो ये इवेंट प्रेजेंट को शो करता है, एक यूनिवर्सल ट्रूथ और एक हैबिचुअल प्रेजेंट। लेकिन मैं इस चार्ट के माध्यम से बताऊंगा कि ये कैसे शो करता है। देखो, पहले हम बात करते हैं इवेंट प्रेजेंट की। उससे पहले आपने प्रेजेंट सिंपल के कुछ कीवर्ड्स पढ़ेंगे, उनके बारे में मैं बता देता हूँ आपको। जैसे आपने पढ़ा होगा ऑलवेज, नेवर, सेल्डम्स, ऑफन, समटाइम्स, फ्रीक्वेंटली, जनरली, रेयरली। ये सभी क्या है? कीवर्ड्स हैं जो आप प्रेजेंट सिंपल में पढ़ते हो। देखो, ऑलवेज का मतलब हमेशा, नेवर कभी नहीं, सेल्डम्स कभी बार, ऑफन कभी कभार, समटाइम्स कभी कभी। ये जो सभी जो कीवर्ड्स हैं ये एक फ्रीक्वेंसी को शो करते हैं और उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कुछ सेंटेंसेस। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं इवेंट प्रेजेंट के। देखो, इवेंट प्रेजेंट का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो देखो, इवेंट प्रेजेंट का मतलब ये होता है पास्ट में आपने कोई भी एक्शन किया, एक गोला राउंड, इट मीन्स कोई भी आपने एक्शन किया, कोई भी कार्य किया, फिर उसके बीच में क्या आया? गैप। फिर आपने कोई भी वर्क किया, फिर क्या आया? गैप। फिर आपने कोई भी वर्क किया, फिर आया गैप। इसका मतलब पास्ट में कंटिन्यूसली आप कुछ वर्क तो कर रहे हो, लेकिन उस वर्क के बीच में क्या है? गैप है। काम किया, गैप, काम किया, गैप, काम किया, गैप। और फिर आते हो आप प्रेजेंट में। प्रेजेंट में भी उसी चीज़ को दोहराते हो, काम किया, गैप, फिर ये प्रेजेंट और ये क्या हो गया? फ्यूचर। इसका मतलब ये हुआ, इवेंट प्रेजेंट का मतलब ये होता है
कि पास्ट में आपने कोई सा भी एक एक्शन किया, फिर थोड़ा सा गैप दिया, फिर एक्शन दिया, फिर गैप दिया, फिर प्रेजेंट में आए कोई भी एक्शन किया, गैप दिया, फिर फ्यूचर में गए कोई भी एक्शन किया, गैप दिया। मतलब ऐसी घटना जो आप रेगुलरली पास्ट में भी कर रहे थे, प्रेजेंट में भी कर रहे हो और फ्यूचर में भी करोगे, लेकिन थोड़ा सा क्या होगा इसमें गैप होगा, उसे हम क्या बोलते हैं, इवेंट प्रेजेंट। और इवेंट प्रेजेंट के एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, जैसे मैं कहता हूं, जैसे मैंने आपको बताया, दो एग्जाम्पल की बात करता हूं। जैसे पहला एग्जाम्पल मैंने कहा, माई मदर always drinks hot water. My mother always drinks hot water. और मैंने यहाँ किसका यूज़ किया, हमेशा। देखो मान लो मेरी मॉम जो पानी पीती है वो हमेशा क्या, हॉट वाटर पीती हैं, तो ये क्या होगी, एक इवेंट होगी, जैसे आज पिया, कल पिया, रोज। लेकिन ये जो चीज़ है वो क्या करती है, हमेशा। या अगर मैं कह सकता हूँ नेवर, तो कभी नहीं, इट मीन्स कभी नहीं पीती हैं। ऑलवेज मतलब हमेशा पीती हैं। और मैं कह सकता हूँ सेल्डम्स, मतलब कभी कभार पीती हैं। लेकिन इन घटनाओं में क्या होता है, कुछ गैप होता है, और उन गैप के साथ जो घटनाएं होती है उसे अपन क्या बोलते हैं, इवेंट प्रेजेंट। नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल मैं अगर इसका बताऊँ आपको, बहुत ही सिंपल से, जैसे मैं कहता हूँ गीता ऑलवेज कम्स लेट इन द स्कूल। गीता जो है हमेशा वो स्कूल में क्या आती है, लेट आती है। मान लो जब वो लेट आई तो उसके बीच में भी वापस क्या हो जाएगा, गैप। जैसे कल लेट आई, उसके परसों भी लेट आई, आज भी लेट आएगी और कल भी लेट आएगी। तो कहने का मतलब ये जो फ्रीक्वेंसी होती है, मतलब लेट आने की, उस फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, गैप होता है, इसीलिए हम बोलते हैं इसे इवेंट प्रेजेंट। तो मेरे कहने का मतलब ये है, मैंने आपको बताया था प्रेजेंट सिंपल जो है वो तीनों टाइम को शो करता है, प्रेजेंट को भी शो करता है, पास्ट को भी शो करता है और फ्यूचर को भी शो करता है। ये हो गया हमारे इवेंट प्रेजेंट। सेकेंड हम बात करते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ की। और यूनिवर्सल ट्रूथ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सल ट्रूथ में क्या है, एक ऐसी घटना जो पास्ट में हुई लेकिन वो निरंतर अभी भी कंटिन्यूसली चल रही है, प्रेजेंट में है, एंड फ्यूचर में भी एक समय तक कंटिन्यूस चलेगी। इसका मतलब यहाँ तो गैप था लेकिन यहाँ पर कोई भी गैप नहीं होगा। यहाँ पर यूनिवर्सल ट्रूथ में जो भी घटना होगी वो कंटिन्यूसली होगी, देयर इज नो गैप बिटवीन द इवेंट्स। जो घटना घटित होगी उसमें कोई भी गैप नहीं होगा, उसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। और जब मैं आपके सामने एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपके सामने एग्जाम्पल है, जैसे मैं कहता हूँ द सन राइजेज इन द ईस्ट। मैंने कहा सूर्य पूर्व में उदय होता है। अच्छा, ये जो इसका प्रोसेस है राइज होने का, ये कंटिन्यूस है, इसमें कभी भी गैप नहीं होता है और ना इसमें कोई भी वेरिएशन आता है। ऐसा तो है नहीं कभी ईस्ट में हो गया कभी वेस्ट में हो गया। ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है सन का, जो कहाँ राइज करता है, ईस्ट में राइज करता है। इसलिए मैंने कहा ऐसी घटना जो पास्ट में भी हुई, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस है और फ्यूचर में भी क्या होगी, कंटिन्यूस। फिर सेकंड बात करते हैं, मैंने कहा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है। अच्छा, जब वो रोटेट करती है तो कंटिन्यूसली रोटेट करती है, यहाँ पर भी कोई गैप नहीं होता है। तो यूनिवर्सल ट्रूथ का मतलब क्या होता है, एक ऐसी घटना जो पास्ट में हुई, प्रेजेंट में भी कंटिन्यूस है और फ्यूचर में भी कंटिन्यूस होगी, लेकिन देयर इज नो गैप बिटवीन द इवेंट्स। यहाँ पर क्या होगा, नो गैप। इसे हम बोलते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। फिर बात करते हैं हम हैबिचुअल प्रेजेंट की। किसकी बात कर रहे हैं हम, हैबिचुअल। और हैबिट का मतलब ये होता है कोई भी एक काम जो हम पास्ट में भी कर रहे हैं, कब कर रहे हैं, पास्ट में भी, फिर हम प्रेजेंट में भी कर रहे हैं और फिर हम फ्यूचर में भी करेंगे। इसका मतलब ऐसा कोई भी वर्क जो हमारी आदत में आ जाता है उसे हम किस में लिखते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। अच्छा, जब अपनी आदत हो जाती है तो हमारी आदत कभी छूटती नहीं है, इसीलिए हैबिचुअल प्रेजेंट को भी किस में लिया है, प्रेजेंट सिंपल में, क्योंकि ये तीनों टाइम को शो करता है। जैसे मान लो मेरी एक हैबिट है, मैं कहता हूँ आई टीच इंग्लिश। मैंने क्या कहा, आई टीच इंग्लिश। ठीक है, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ। इसका मतलब पहले भी इंग्लिश पढ़ाता था, आज भी इंग्लिश और कल भी इंग्लिश। इसका मतलब
ये मेरी क्या है, हैबिट में हो गया, और ये तीनों टाइम को क्या करता है, शो करता है। फिर मान लो मैंने एक एग्जांपल दिया आपके सामने, मैंने कहा शी मेक्स हर ओवन क्लॉथ्स, वह अपने जो कपड़े धोती हैं वो क्या करती हैं, स्वयं धोती हैं। तो ये भी क्या हो गया, एक हैबिट होगी। इसका मतलब पास्ट में भी उन्होंने यही एक्शन किया, प्रेजेंट में भी यही कर रही है और फ्यूचर में भी यही करेगी। ये इसका क्या हो गया। अच्छा, आप कभी कभी कहते हो आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ये भी क्या है, आपकी हैबिट है कि मैं सुबह रोज़ क्या उठता हूँ, जल्दी उठता हूँ। ये भी आपकी क्या है, एक हैबिट वाली बात है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, देखो भले हैबिचुअल ट्रूथ हो, भले यूनिवर्सल ट्रूथ हो, भले इवेंट प्रेजेंट हो, ये जो तीनों जो घटनाएं होती हैं, ये तीनों ऐसी घटनाएं हैं जो प्रेजेंट सिंपल में तीनों टाइम को शो करती हैं। इसका मतलब ये जो तीनों घटनाएं हैं ये तीनों टाइम में क्या होती है, शो होती है। मैंने कहा इवेंट प्रेजेंट, यहाँ पर गैप होगा, मतलब आपने एक्शन किया। जैसे मान लो आज मैं स्कूल लेट आया, कल भी लेट आऊँगा, कल भी लेट आया था, लेकिन उसके बीच में क्या हो गया, गैप हो गया। यूनिवर्सल ट्रूथ में कोई भी गैप नहीं होता है। पृथ्वी सूर्य के लगातार चक्कर लगाती हैं, लेकिन कभी भी क्या आराम नहीं लेती है, गैप नहीं होता है। फिर मैंने बताया हैबिचुअल प्रेजेंट, जो अपनी हैबिट के जितने भी वर्क्स हैं वो किस में आते हैं, वो कितना आते हैं, प्रेजेंट सिंपल में। इसलिए मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल एक ऐसा टेंस है जो ये टाइम के तीनों फॉर्मेट को क्या करता है, शो करता है। इसका मतलब वो प्रेजेंट को भी शो करता है, वो पास्ट को भी शो करता है, वो फ्यूचर को भी शो करता है। एक और अच्छा सा एग्जाम्पल बताता हूँ मैं आपको तीनों टाइम को शो करने का। जैसे मैं कहता हूँ, मैंने कहा राम सेल्स बुक्स, राम किताबें बेचता है। अब इसका मतलब आप क्या समझोगे, क्या वह अभी किताबें बेचता है? नो, इसका मतलब ये हुआ कि बुक्स को बेचना राम का क्या एक प्रोफेशन है। क्या है इसका प्रोफेशन है, उनका बिजनेस जो है वो क्या है, किताबें बेचना। इसका मतलब राम सोल्ड बुक्स लास्ट ईयर, उसने पिछले साल भी किताबें बेची। राम इज सेलिंग बुक्स नाउ, वो अभी भी किताबें बेच रहा है। एंड राम विल सेल बुक्स इन द फ्यूचर, या तो वो भी इस फ्यूचर में भी क्या करेगा, किताबें बेचेगा। इसका मतलब ये उसका क्या हो गया, प्रोफेशन। तो एक सेंटेंस तो ये एक ही है, लेकिन ये टाइम के तीनों फॉर्मेट को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। इसीलिए मैंने कहा था प्रेजेंट सिंपल एक ऐसा टेंस है जो टाइम के तीनों फॉर्मेट को क्या करता है, शो करता है। ये हुआ हमारा प्रेजेंट सिंपल। एक बात तो ये हो गई। अब आगे जब हम बात करें, आगे हम बात करेंगे थोड़ा सा और कि प्रेजेंट सिंपल के जितने भी सेंटेंसेस हैं, आप मान लो कोई भी सेंटेंस बनाते हो, जरूरी तो नहीं कि सभी सेंटेंस में केवल अफर्मेटिव सेंटेंस हो या पॉजिटिव सेंटेंस हो। देखो सेंटेंस जो हम जनरली पढ़ते हैं, एक तो मैंने कहा अफर्मेटिव सेंटेंस, फिर मैंने कहा दूसरा नेगेटिव सेंटेंस, फिर थर्ड मैंने कहा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और फिर मैंने फोर्थ कहा इंट्रो प्लस नेगेटिव, जिसे बोलते हैं इंट्रो नेगेटिव सेंटेंसेस। देखो जनरली स्पोकन इंग्लिश में ये चारों सेंटेंस होते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रो नेगेटिव। इनके अलावा भी रिटन इंग्लिश में कुछ होते हैं, जैसे इंपेरेटिव सेंटेंस होता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होता है, तो बहुत सारे सेंटेंसेस और भी होते हैं। लेकिन जनरली हम इन जनरल वे ये चारों जो सेंटेंस होते हैं वो डे टू डे लाइफ में हमारे काम आते हैं। जैसे हम बोलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव और इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। देखो प्रेजेंट सिंपल का जो मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया था, सब्जेक्ट के साथ मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एशिया ES प्लस ऑब्जेक्ट, ये था किसी भी सेंटेंस का स्ट्रक्चर। किस में था, प्रेजेंट सिंपल में। लेकिन कोई सा भी जो सेंटेंस हम बनाएंगे अफर्मेटिव, उसका नेगेटिव क्या होता है, इंट्रोगेटिव क्या होता है, इंट्रो नेगेटिव, उसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। देखो मैंने आपको जो हेल्पिंग वर्ब बताई थी 24 हेल्पिंग वर्ब्स, इज एम आर, वाज वर, हैज एवर, डू डज डिड, विल वुड, शेल शुड, कैन कुड, मे माइट, वॉट टू, नीड, डेयर, मस्ट, यूज टू, ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स थी, इन हेल्पिंग वर्ब्स को बोलते हैं हम फ्रेंड्स ऑफ नॉट। क्या बोलते हैं हम, फ्रेंड्स ऑफ नॉट। इसका मतलब ये जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स है, ये नोट की क्या है, फ्रेंड्स हैं। इसका मतलब नोट का जो यूज़ है वो हम किसके साथ कर सकते हैं, केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ कर सकते हैं। अदरवाइज कोई सी भी वर्ब्स के साथ हम नोट का यूज़ नहीं कर सकते। देखो अफर्मेटिव अफर्मेशन वाला सेंटेंस होता है, लेकिन नेगेटिव बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है, नोट की आवश्यकता होती है। किसी भी सेंटेंस का अगर हमें नेगेटिव बनाना है तो उसमें हमें किसका यूज़ करना है, नोट का, और नोट का यूज़ करना है। और नोट मैंने कहा केवल और केवल हेल्पिंग वर्ब के साथ ही यूज़ होता है।
लेकिन ऐसे सेंटेंस जिसमें हेल्पिंग वर्ब दे रखी है तो उसके साथ नॉट लगा तो नेगेटिव बन जाता है। लेकिन कुछ सेंटेंसेस या ऐसे होते हैं जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं दे रखी होते हैं, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब लानी पड़ती है और उसमें साथ नोट का क्या करना पड़ता है, यूज। इस प्रकार बनते हैं नेगेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करें तो इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है उसके लास्ट में क्या लगता है, फर्स्ट बात साइन ऑफ इंट्रोगेशन या क्वेश्चन मार्क। लेकिन इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते क्या, इंट्रोगेशन में हम किसी को इंटेरोगेट करते हैं, मतलब किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे मैंने कहा आर यू रेडी, क्या तुम रेडी हो, तो वो कहता है यस आई एम, यस आई एम। तो यस है तो यस, नो है तो नो। अच्छा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो क्वेश्चन मार्क होता है सेंटेंस कैसे बनता है, देखो इंट्रोगेटिव में सेंटेंस में क्या होता है, मैंने कोई भी सेंटेंस होता है उसमें सब्जेक्ट होगा और फिर क्या होगी, वर्ब होगी, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, 2 वर्ब होगी। इंट्रोगेटिव का मतलब ये होता है सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को एक दूसरे की जगह रखना, और इसे इंग्लिश में बोलते हैं इन्वर्जन। अगर इन दोनों की जगह हम चेंज कर दें और लास्ट में साइन ऑफ इंट्रोगेशन लगाते हैं तो ये कौन सा क्वेश्चन बन जाता है, इंट्रोगेटिव। और इंट्रोनेगेटिव इन दोनों का क्या है, कॉम्बिनेशन है कि इन दोनों को मिला के हम कैसे बनाते हैं, इंट्रोगेटिव मतलब इन्वर्जन और उसके साथ क्या लगा दो नोट, तो क्या बन जाएगा, इंट्रोनेगेटिव। ये जो चारों सेंटेंसेस है वो मैं आपको अभी बना के बता रहा हूँ कि चारों सेंटेंसेस कैसे बनते हैं। अब देखो, जैसे एक हम सेंटेंस लेते हैं, देखो लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, मैंने आपको कहा था एक चीज़ ध्यान रखना इंट्रोगेटिव में, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव। देखो प्रेजेंट सिंपल में मैंने कहा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ पर देयर इज नो हेल्पिंग वर्ब इन प्रेजेंट सिंपल सेंटेंसेस, इसमें हेल्पिंग वर्ब होती नहीं। जैसे मान लो मैंने एग्जांपल दिया, मैंने कहा ही सेल्स बुक्स, जो मैंने आपको अभी ये सेंटेंस बताया वह है किताबें बेचता है। अगर इसमें आप बात करो तो मैंने कहा था सेल्स बेचना, ये क्या एक्शन है, इसमें क्या ये वर्ब और मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है और उसके साथ ऐसे ईएस भी लगा हुआ है जस्ट बिकॉज ऑफ ही के कारण। अब देखो मैंने कहा यदि किसी सेंटेंस में एक ही वर्ब हो तो वो क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। इसका मतलब यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं, यहाँ हेल्पिंग वर्ब तो है ही नहीं। तो हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो हम जब प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं डू या डज। किसका यूज़ करते हैं, डू या डज का। डज का यूज़ कब करेंगे, जब मेन वर्ब के साथ ऐसे ईएस है तो डज का यूज़ करेंगे, अगर ऐसे ईएस नहीं है तो किसका यूज़ करेंगे, अपन डू का यूज़ करेंगे। अब देखो मैंने एक सेंटेंस लिखा ही सेल्स बुक्स और फिर मैंने इधर लिखा आई गो टू स्कूल डेली, मैं रोज़ स्कूल जाता हूँ। ये हमारे सामने 2 सेंटेंस है। एक सेंटेंस तो ऐसा है इसमें भी मेन वर्ब की फॉर्म क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, और इसमें भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। और मैंने कहा था फर्स्ट इज ऑलवेज प्रेजेंट, लेकिन ऐसे ईएस कब लगता है, जब ही शी इट और नेम हो तो ऐसे ईएस लगा, किसके कारण, इसके कारण। और ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट। और इसके कारण क्या लगा, यहाँ पर केवल और केवल मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर ऐसे ईएस नहीं लगा। अब मैं बात कर रहा हूँ कि नेगेटिव कैसे बनाए, इंट्रोगेटिव कैसे बनाए और इंट्रोनेगेटिव कैसे बनाए। मैंने कहा नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले अपने को किसकी आवश्यकता होती है, नोट की। लेकिन मैं नोट सेल्स के साथ नहीं लगा सकता हूँ क्योंकि ये हमारी क्या है, मेन वर्ब। यदि सेंटेंस में एक ही वर्ब है तो हमेशा क्या कहलाएगी, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के साथ मैं कभी भी नोट नहीं लगा सकता हूँ, तो मुझे किसकी आवश्यकता होगी, हेल्पिंग वर्ब की। क्योंकि मैंने कहा था जो 24 हेल्पिंग वर्ब्स हैं ये क्या है, फ्रेंड्स ऑफ नोट। इसका मतलब नोट इन 24 हेल्पिंग वर्ब्स के साथ ही आ सकता है। तो प्रेजेंट सिंपल में हमारे सामने 2 हेल्पिंग वर्ब है, डू और डज। डू का यूज़ कब करेंगे, जब मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ईएस नहीं होगा। अगर ऐसे ईएस है तो किसका यूज़ करेंगे, डज। तो यहाँ पर क्या है, सेल्स है, तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब निकलेगी हमारे वो क्या है, डज। क्या निकलेगी, डज। और यहाँ की बात करें आई गो टू स्कूल डेली, तो यहाँ पर जो हमारी हेल्पिंग वर्ब निकली वो क्या निकलेगी, डू। कौन सी निकलेगी, डू। अब इन हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करके हमें क्या नेगेटिव बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना है और इंट्रो नेगेटिव बनाना है। देखो नेगेटिव की बात करें, बहुत सिंपल सी बात है, ही। अब मैंने कहा ये क्या है, मेन वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब अपनी इसमें क्या निकलेगी, डज, क्योंकि इसके साथ क्या है, एशिया ईएस। तो नेगेटिव बनाने के लिए हमें क्या नोट लगाना पड़ता है, और नोट हम मेन वर्ब के साथ नहीं लगा सकते हैं, इसलिए हम बाहर से हेल्पिंग वर्ब लाते हैं, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, डज। तो मैंने कहा ही डज और फिर मैंने किया नोट। अब इसके साथ नोट लग सकता है, क्यों, क्योंकि जो नोट है ये फ्रेंड्स ऑफ नोट है, हेल्पिंग वर्ब जो है ये क्या है, फ्रेंड्स ऑफ नोट, इसके साथ लग सकती हैं। फिर क्या होगा, ही डज नॉट सेल बुक्स, वह किताबें नहीं बेचता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है, यहाँ पर जो ऐसे ईएस वो जब ऐसे ईएस डज में लग गया तो यहाँ पर सेल ही रहेगा, यहाँ पर वापस ऐसे ईएस नहीं लगेगा, इन दोनों में से एक के साथ ही ऐसे ईएस आएगा।
तो ये क्या हो गया, ही डज नॉट सेल बुक्स। मैंने कहा नेगेटिव बनाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है, नॉट, लेकिन नॉट किसके साथ आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ। प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डू और डज। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ऐसे ही है तो क्या निकलेगा, डज। तो डज मैंने जैसे निकाला उसके साथ क्या लगा दिया, नॉट। ये हमारा हो गया ही डज नॉट सेल बुक्स, वह किताबें नहीं बेचता। अब थर्ड जो सेंटेंस है मैंने कहा इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव मैंने क्या कहा कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का क्या करते हैं, इन्वर्जन। इसका मतलब सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब रख दें तो ये हमारा क्या हो जाता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब हमारी क्या है, डज, या मैं यूं कह दूं ही और डज, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब ही है। ये तो क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, सब्जेक्ट। इन दोनों को मैं जब जगह चेंज कर दूं ये क्या हो जाएगा, इंट्रोनेगेटिव। जैसे मैंने कहा डज को पहले क्या, मैंने कहा डज ही सेल बुक्स, क्या वह किताबें बेचता है, लास्ट में हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन। तो मैं कहूँगा हाँ, हाँ तो हाँ, ना तो ना। ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। फिर मैंने कहा इंट्रोनेगेटिव, इसका मतलब इंट्रोगेटिव तो ही है लेकिन उसके साथ क्या नोट भी लग जाए, तो ये सेंटेंस कौन सा हो जाएगा, इंट्रोनेगेटिव। कैसे, मैंने कहा डज ही, ये तो हो गया अपना इंट्रोगेटिव सेंटेंस, लेकिन इसके साथ मैंने लगा दिया नॉट, डज ही नॉट सेल बुक्स, क्या वह किताबें नहीं बेचता है, तो ये क्या हो गया अपना इंट्रोनेगेटिव। इस प्रकार क्या बनते हैं, चार सेंटेंसेस, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव। अब हम बात करते हैं इस वाले सेंटेंस की। आई हमारे सामने सब्जेक्ट है और ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, बहुत ही सिंपल सी बात है। हेल्पिंग वर्ब जो निकलेगी वो क्या निकली हमारे साथ, डू, डू के साथ लगा तो नॉट, तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। मैंने कहा आई डू नॉट गो टू स्कूल डेली, ये क्या हो गया हमारे सामने, नेगेटिव सेंटेंस, डू नॉट। इंट्रोगेटिव की बात करें तो हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन। मैंने कहा डू आई गो टू स्कूल डेली, ये हो गया साइन ऑफ इंट्रोगेशन, ये हो गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और इंट्रोनेगेटिव की बात करें तो मैंने कहा इंट्रोगेटिव इन्वर्जन डू आई, और नेगेटिव के साथ क्या लगाएंगे, नॉट, डू आई नॉट गो टू स्कूल डेली, ये हो गया इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस। तो कहने का मतलब ये है कि प्रेजेंट जो सिंपल टेंस है, एक तो सबसे बड़ी बात है तीनों टाइम को शो करता है, इवेंट प्रेजेंट हो, हैबिचुअल प्रेजेंट हो, या भले यूनिवर्सल ट्रूथ हो, इसमें किसको शो करता है, प्रेजेंट सिंपल को। देखो कुछ और जगह भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है, जैसे न्यूज़पेपर की हेडलाइंस है वहाँ पर भी प्रेजेंट सिंपल का यूज होता है। कहीं अब कमेंट्री करते हैं कमेंटेटर, तो वहाँ पर भी किसका यूज़ होता है, प्रेजेंट सिंपल का यूज़ होता है। फिर मैंने कहा इसका जो स्ट्रक्चर होगा, प्रेजेंट इज ऑलवेज फर्स्ट, इसका मतलब जहाँ जहाँ फर्स्ट फॉर्म होगी वहाँ पर कौन सा टेंस होगा, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन इसके साथ ऐसे एस भी लगता है, कब लगता है, यदि जो सब्जेक्ट है ही शी इट और नेम हो तो ऐसे एस लगेगा। आई वी यू दे हैं तो क्या ऐसे एस बिल्कुल भी नहीं लगेगा। मैंने आपके सामने दो सेंटेंस बनाए, ही सेल्स बुक्स, यहाँ ऐसे एस लगा, और आई गो टू स्कूल डेली, यहाँ पर ऐसे एस नहीं लगा। किसके कारण, यहाँ पर ऐसे एस इसके कारण और यहाँ पर इसके कारण है। तो यहाँ पर ऐसे ही जो लगा वो किसके कारण लगा, सब्जेक्ट के कारण। यहाँ नहीं लगा वो भी किसके कारण, सब्जेक्ट के कारण। फिर मैंने बताया था कि यदि किसी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ नोट लगा दो, लेकिन प्रेजेंट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब कभी भी नहीं दे रखी होती हैं, इसमें हमेशा मेन वर्ब दे रखी होती हैं। तो हमें हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करनी होती है, डू और डज। डू किसके साथ यूज़ करेंगे, जिस वर्ब के साथ ऐसी एस नहीं है, और जिस वर्ब के साथ ऐसी एस है उसके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, डज। इस प्रकार हम बना सकते हैं नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंसेस। ये हुआ हमारा फर्स्ट जो टेंस है, कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। और भी आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप पूछ लेना, उसके बारे में आपको बता देंगे। थैंक यू।